नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि एक स्टॉक को एक बेहतर स्टॉक बनाते हैं, यानी कि एक अच्छा स्टॉक बनाते हैं। मतलब कि अगर आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन किसी एक स्टॉक में मिल जाए, तो हो सकता है आपको एक पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक मिल गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो सीधा चलते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 पे। तो एक अच्छे स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ये है कि इट डज समथिंग डल। यानी कि वो जो स्टॉक है, वो जिस कंपनी का स्टॉक है, वो कंपनी कुछ ऐसे बिज़नेस में इन्वॉल्वड है जो कि बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है और काफ़ी बोरिंग सा बिज़नेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आप पैकेजिंग बिज़नेस ले लीजिए, या फिर जो बॉटल्स और कैन्स के ढक्कन बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं उनका एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, या फिर आप कुछ एग्रोकेमिकल कंपनीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो ये सब जो बिज़नेसेस है वो काफ़ी डल और बोरिंग है, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो लगातार आने वाले फ्यूचर में रहेगी। और धीरे-धीरे करके ये जो कंपनीज़ हैं, ये अपना रेवेन्यू और अर्निंग बढ़ाती रहती हैं। तो अगर कोई कंपनी ऐसे बिज़नेस में है जो कि डल और बोरिंग है, तो उसको ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर एक को हॉट स्टॉक और हॉट सेक्टर के पीछे भागना होता है। तो उसके कारण ये जो कंपनीज़ होती हैं, इनकी जो वैल्यूएशंस होती हैं, वो काफ़ी रीज़नेबल या काफ़ी लो होती हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनी ढूँढ लें, जिनके प्रोडक्ट की डिमांड है जो आने वाले फ्यूचर में रहेगी, और वो एक बोरिंग से बिज़नेस में है और उसकी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आपको एक पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी मिल गई हो। क्योंकि जैसे-जैसे उस कंपनी की अर्निंग्स और उसकी जो रेवेन्यूज़ है वो ग्रो करेंगे, वैसे-वैसे उस वो नए इन्वेस्टर को एक्साइट करेगी अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने उसको उसमें इन्वेस्ट करने में देरी कर दी, तो आपको जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि उस बिज़नेस को तब उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जब उसमें कोई भी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। क्योंकि तब वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल लो लेवल्स पे होंगी, और जब हर एक बंदा उस बिज़नेस में घुसना चाहेगा, हर एक इन्वेस्टर, तब आपको उस बिज़नेस से निकलना है। तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। तो आप इसमें इसको एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि आने पिछले 10 सालों में कई सारे बिज़नेसेस ने 10, 15, 20 गुना रिटर्न दिए हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जो कि मतलब काफ़ी डल एग्रोकेमिकल के बिज़नेसेस में है, काफ़ी पैकेजिंग के बिज़नेसेस में है। तो उन कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर को। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 ये है कि इट्स अ स्पिन ऑफ। तो स्पिन ऑफ वो कंपनी होती है जब एक कंपनी एक से ज़्यादा सेक्टर में ऑपरेट कर रही होती है, और वो डिसाइड करती है कि वो दोनों जो सेक्टर्स हैं उनको अलग-अलग स्प्लिट करके 2 अलग-अलग कंपनीज़ बना देगी। तो उस जो अलग कंपनी एक कंपनी में से निकलती है उसे हम स्पिन ऑफ कंपनी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आईटीसी अपने सिगरेट और अपने एफएमसीजी बिज़नेस को अलग-अलग कर देती है, तो जो उसके सिगरेट बिज़नेस से जो एफएमसीजी बिज़नेस निकलेगा उसे हम स्पिन ऑफ बिज़नेस बोलेंगे। तो इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो कोई भी कंपनी अपनी जो सब्सिडरी है या अपने जो बिज़नेस है उनको अलग-अलग तब करती है जब उसे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि दोनों बिज़नेस अपने बलबूते पे सर्वाइव कर सकेंगे। या फिर उस सिचुएशन में करती है कि जब उसे होता है कि जो वैल्यू है वो दोनों बिज़नेस की प्रॉपरली उसको एक एज़ अ कंबाइंड एंटिटी उसे प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिल रही। बल्कि जबकि उसकी जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है, लेकिन एज़ अ कंबाइंड एंटिटी उसकी जो वैल्यूएशन है वो कम दे रही है मार्केट उसे। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपना जो बिज़नेस है उसे स्पिन ऑफ करने का डिसाइड कर सकती है। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जब भी एक कंपनी में से दूसरी कंपनी स्पिन ऑफ होकर निकलती है, तो कई बार उसमें काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिलती है हमें इंस्टीट्यूशन द्वारा। उसका रीज़न ये है कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो या तो सिर्फ लार्ज कैप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक लार्ज कैप कंपनी में से स्पिन ऑफ होके एक स्मॉल कैप या एक मिड कैप कंपनी निकलती है, तो उसको मजबूरन उन इंस्टीट्यूशंस को सेल करना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि कई जो इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्टर में ही ऑपरेट करते हैं। यानी कि अगर एक म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज को ही होल्ड करता है, तो अगर एक एफएमसीजी कंपनी में से एक फार्मा डिवीजन निकलता है, सेपरेट होता है, तो मजबूरन उस म्यूचुअल फंड को उस जो फार्मा बिजनेस है उसके स्टॉक को बेचना पड़ेगा। तो इसकी वजह से टेम्पररी जो वैल्यूएशन है वो डिप्रेस हो जाती है उस स्टॉक की। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक कंपनी जो कि वर्थ 100 है, वो हमें 50 या 60 की वैल्यूएशन पे मिल जाती है। तो इन दो कारणों की वजह से हमें शॉर्ट टर्म में जो स्पिन ऑफ है, मतलब 1 या 2 या 3 सालों में स्पिन ऑफ एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो जब भी कोई स्पिन ऑफ कंपनी का आपको न्यूज़ देखने को मिले न्यूज़ में, तो सारे काम छोड़ के उसके एनालाइज़ कीजिए और ये देखिए कि जो इनसाइडर है वो उन दोनों कंपनीज़ में से किस कंपनी में ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं।
तो अगर इनसाइडर एक कंपनी में ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं जो स्पिन ऑफ होकर निकली है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो स्पिन ऑफ कंपनी अच्छी है और वो इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न बना के देगी। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 ये है कि इंस्टीट्यूशन डू नॉट होल्ड इट एंड डू नॉट फॉलो इट। तो बड़ा पैसा जो है वो उसी स्टॉक में बनता है जो कि आज की डेट में अनपॉपुलर है, यानी कोई भी उसे देखना नहीं चाहता, कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। तो अगर ऐसी कंपनी आने वाले फ्यूचर में अपनी अर्निंग्स और अपनी रेवेन्यू बढ़ाती है अच्छे आरओई के साथ, तो वो पोटेंशियल मल्टीबायर बन सकती है। तो अगर कोई भी कंपनी जिसका जो बिजनेस मॉडल अच्छा है और उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है उसकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में रहेगी, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उसको उसमें जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो काफ़ी कम है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी सॉलिड है, तो वो कंपनी आपको पोटेंशियल मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन हमको क्या होता है, हमको ज़्यादातर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जिनमें एफ आई आईज या डी आई आईज की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा स्टॉक जनरली आपको रिटर्न बना के नहीं देगा। हो सकता है आपको उनमें कंपाउंडेड जो उसकी अर्निंग पर शेयर की जितनी ग्रोथ है उतनी ग्रोथ मिल जाए, लेकिन आपको मल्टी बैगर टाइप अगर रिटर्न चाहिए तो आपको उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा जो आज की डेट में अनपॉपुलर है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो इन फ्यूचर डिमांड में रहेंगे और उसकी कंपनी के अर्निंग्स और रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। तो कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें जिसमें जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और जिसमें इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में जो रिटर्न्स है वो ज़्यादातर केसेस में मीडियोकर ही रहेंगे। तो इसी के साथ हम आ गए अपने करैक्टरिस्टिक नंबर 4 पे, जो कि है इट्स इन अ नो ग्रोथ इंडस्ट्री। यानी कि एक हाई ग्रोइंग कंपनी एक नो ग्रोथ या लो ग्रोथ सेक्टर में जब ऑपरेट करती है तो ये एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन होता है मल्टीबैगर के लिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि हमको ऐसा सेक्टर चाहिए जो कि बहुत ही लाइक फ्लेवर में हो, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, और इसकी वजह से होता क्या है कि हम सब उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं ज़रूर वो ग्रो कर रही होती है तेज़ी से, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई पहुँच जाती है। तो हो सकता है आपको एक उस ऐसे जो एक अच्छा सेक्टर है जो हाई ग्रोइंग सेक्टर है, उसमें आपको हाई ग्रोइंग कंपनीज़ 70, 80 या 90 के पीई पे मिल रही हों। तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिटर्न्स बनेंगे नहीं इतने हाई वैल्यूएशन पर। तो अगर कोई कंपनी आपको एक नो ग्रोथ या फिर लो ग्रोथ सेक्टर में मिल जाती है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो ये एक कंपनी आपको पोटेंशियल जो मल्टी बैगर रिटर्न्स है वो आपको दे सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कंपनी कर क्या रही है कि अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे मार्केट शेयर ले रही है, क्योंकि इंडस्ट्री तो ग्रो कर नहीं रही। तो उस जो कंपनी उस इंडस्ट्री में ग्रो कर रही है वो अपने कंपटीटर्स का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे करके खा रही है, और ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी अपनी मोनोपोली बना सकती है इन फ्यूचर। और ऐसा भी है कि जो कंपनी अपने कंपटीटर का मार्केट शेयर खा रही है, जरूर उसके पास कोई ना कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि उसके कंपटीटर अपने आप अपना जो मार्केट शेयर है उस कंपनी से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर एक कंपनी जो कि लो ग्रोथ या नो ग्रोथ सेक्टर में ऑपरेट कर रही है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, अगर आपको एक ऐसी कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल जाती है, तो जो आपके रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो एक अच्छे स्टॉक का करैक्टरिस्टिक नंबर 5 ये है कि इट्स गॉट अ नीश मार्केट। यानी कि अगर कोई कंपनी ऐसे मार्केट में ऑपरेट कर रही है जो कि प्रोडक्ट काफ़ी कम कंपटीटर जिसमें काफ़ी कम कंपटीशन है, और जो मार्केट साइज़ है वो भी आज की डेट में काफ़ी छोटा है लेकिन वो धीरे-धीरे करके एक्सपैंड कर रहा है, तो ऐसी कंपनी एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और आपको उसमें देखना ये है कि एक कंपनी जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, एक तो उसमें कॉम्पिटिशन उतना हाई ना हो और जो मार्केट साइज़ है वो उतना बड़ा ना हो कि कोई बड़ा प्लेयर आके उस कंपनी से कम्पीट कर सके, और इतना छोटा भी ना हो कि कोई भी छोटा प्लेयर आके उस कंपनी से कम्पीट कर सके। तो बेसिकली कोई भी कंपनी जो मोनोपोली या ओलिगोपोली टाइप बिजनेस में ऑपरेट करती हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़े रिटर्न बना के देती हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जैसे रिलैक्सो या बाटा हो गया, या फिर बालाजी एमाइंस या अल्काली एमाइंस, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दिया पिछले 8-10 सालों में। तो अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसकी मार्केट आज की डेट में एक छोटी मार्केट है लेकिन वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रही है, तो वो इन फ्यूचर वो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। तो एक अच्छे स्टॉक का करैक्टरिस्टिक नंबर 6 ये है कि पीपल हैव टू कीप बाइंग इट्स प्रोडक्ट्स। तो कोई भी कंपनी जो कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाती है, जैसे कि रेजर्स हो गए या फिर दवाइयाँ हो गई या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए या फिर जूते या चप्पल हो गए, तो ऐसी कंपनी जो जिसके प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर्स को लगातार खरीदते रहना होगा, वो ज़्यादा अच्छा करेगी उस कंपनी के कंपैरिजन में जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी जो सेल्स और
अर्निंग्स है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो नए प्रोडक्ट जो लाती है वो मार्केट खरीदती है कि नहीं खरीदती है। जैसे कि एक टॉयज बनाने वाली कंपनी हो गई, जिसके जो प्रोडक्ट जिसका जो सेल्स और जो अर्निंग्स है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि जो उसका नया प्रोडक्ट है वो मार्केट को कितना एक्साइट कर सकता है और कितनी ज़्यादा सेल्स वो उस नए प्रोडक्ट से जनरेट कर सकती है। क्योंकि जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कंपनी जो कि हमें लगातार खरीदना होता है, उसकी जो सेल्स और अर्निंग्स हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होती हैं और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। और उस कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसका जो प्रोडक्ट है, जिसको जो हमेशा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, उसकी जो अर्निंग्स और जो रेवेन्यू है वो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा और मार्केट उसे कभी भी एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं देगी। तो अगर कोई कंपनी अगर एक आप एग्जांपल में समझे थे, कोई भी एफएमसीजी कंपनी या फिर कोई भी ऐसी केमिकल कंपनी जिसका जो केमिकल्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दवाइयाँ या फिर खाने पीने का सामान जो है, उसको मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन देगी कंपेयर टू एक ऐसी कंपनी जिसकी जो प्रोडक्ट है उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी नॉन लीनियर है, यानी कि उसके वो साइकिल्स में चलती है। यानी कि कोई कंपनी जैसे कि ऑटो सेक्टर को केमिकल सप्लाई कर रही है, तो ऐसी केमिकल कंपनी को जो वैल्यूएशन है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी कंपेयर टू अदर कंपनी जो कि कंज्यूमेबल सेक्टर में, यानी कि एफएमसीजी या फिर ड्रग फार्मा कंपनीज को अपना केमिकल सप्लाई कर रही है। तो इसी के साथ हम आ गए अपने सातवें और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है इनसाइडर्स आर बाइंग इट। तो इनसाइडर यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट। देखिए, हम जितनी भी रिसर्च कर लें किसी भी कंपनी की, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनसाइडर को हमसे ज़्यादा ही पता होगा हमेशा कंपनी के बारे में। तो जब भी इनसाइडर्स कंपनी के यानी कि प्रमोटर्स और उसके जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी में हैवी बाइंग कर रहे हों, तो चांसेस यही है कि इन फ्यूचर कंपनी अच्छा करने वाली है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। कई बार जो इनसाइडर है वो प्राइस को सपोर्ट करने के लिए बाय करते हैं, यानी कि अगर कंपनी का प्राइस शार्पली करेक्ट हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इनसाइडर बाइंग करते हैं। तो ये इस सिनारियो में हो सकता है कि इनसाइडर की जो बाइंग है वो उतने मायने ना रखे। लेकिन अगर एक कंपनी का प्राइस जो है वो 100 से बढ़ के 150 हो गया और उसके बाद भी इनसाइडर उसमें बाय कर रहे हैं, और 150 से जब 200 हो गया फिर भी इनसाइडर उसमें बाय कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी भी अपने शेयर बायबैक कर रही है, तो चांसेस ये हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा है और कंपनी इन फ्यूचर अच्छा करने वाली है। तो अगर ये आपको साइन दिखे किसी कंपनी में कि प्राइस इंक्रीज के बावजूद उसमें हैवी बाइंग है इनसाइडर द्वारा, तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 7 कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर अच्छे स्टॉक पिक करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ वैल्यूएबल मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।